रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्ययन किया होगा और उनको भी यह स्मरण होगा कि भारत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे। हमें स्मरण है कि उन्हीं में से सिक्किम भी एक है, जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य हैं। लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था, जिसकी लगभग 1 लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी, उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेष रूप से 1952 के बाद, जब हमारा देश गणराज्य बना था, मिलना चाहिए था। आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के इतिहास में ऐसा निर्णय करने का अवसर आया है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता, जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही, उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ, भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेष्टा करती रही, उसकी इस मांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने, हमारी प्रधानमंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं यह मानता हूं कि इस मसले पर निर्णय लेने में आरंभ से ही भूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है। हमारे देश का जो उत्तरी अंचल है, उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने का अवसर आया है। मैं समझता हूं कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्य बल्कि सारे देश की जनता हृदय से स्वागत करती है। मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिक्किम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ गया है। हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए जितनी योजनाएं बनाई, चाहे वे शिक्षा के क्षेत्र में हों या उद्योग धंधों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंध में हों, उनसे हमारे देश की जनता तो लाभ उठा सकी, लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उससे वंचित रही। अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेष ध्यान रखें। इस अवसर पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सिक्किम के राजा की जो भी नीति हमारे प्रति रही हो, उसकी ओर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए। महोदया, देश में जो सरकार की आय होती है, अगर इसका अधिकतम भाग सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही चला जाएगा तो इस देश से महंगाई बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए हमें इस चीज़ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। आज देश में जो लोग काला धंधा करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटना होगा और जो बड़े व्यापारी हैं, उनके साथ भी सख्ती बरतनी होगी। सरकार की इस समय जो नीति है, उसकी जो विचारधारा है, उस पर हमें पुनः विचार करना होगा ताकि इस देश की हालत में सुधार हो सके। 20 करोड़ रुपए का अनाज भी बाहर से मंगाया जा रहा है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने एक बार अनाज का व्यापार अपने हाथ में लिया था, उसके बाद फिर सरकार ने व्यापारियों के भरोसे पर इसे छोड़ दिया, लेकिन व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा दिया और उसका परिणाम यह हो रहा है कि अनाज के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और वह जनता को आसानी से उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में सरकार ने अभी तक जो कदम उठाए हैं, वे भी सहायक सिद्ध नहीं हुए हैं। महोदया, अभी हमारे कई सदस्यों ने कहा है कि सरकार बाहर से जितना अनाज मंगाने को धन खर्च कर रही है, उस
धन को अगर हमारे देश के किसानों को देती तो हमारे देश के किसान अनाज का उत्पादन बढ़ाते और हमको दूसरे देशों का मुंह नहीं देखना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाज के संबंध में हमारी एक साफ और बिल्कुल स्पष्ट नीति होनी चाहिए। किसान को क्या चाहिए वह हम दें और किसान से क्या लेना है उसका मूल्य निर्धारित करें। इसके लिए हमें एक राष्ट्रीय मूल्य नीति का निर्धारण करना होगा। किसान का क्या खर्च होता है उसका उत्पादन करने में और उसको किस भाव पर दूसरी चीजें मिलती हैं, इन दोनों में तालमेल होना चाहिए। किसान गेहूं पैदा करे, किसान चना पैदा करे, किसान गन्ना पैदा करे तो उसको कुछ तो लाभ होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि खेती को नुकसान का धंधा नहीं मुनाफे का धंधा बनाने पर ही देश में अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और खाद्यान्न की समस्या हल होगी। इसके साथ ही किसान को सीमेंट, खाद, डीजल उचित दामों पर मिले, इसके लिए सरकार इनके वितरण की व्यवस्था अपने हाथ में ले, तभी हमें इस काम को सफलता मिल सकती है, अन्यथा नहीं। आप कहते हैं कि 1 इंच जमीन मत छोड़ो, हर जगह अन्न पैदा करो, लेकिन हमारा इलाका ऐसा है जहां पानी नहीं है, इसलिए हम अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसके लिए हमें सिंचाई की योजनाएं बनानी पड़ेंगी, पानी जहां से मिल सके वहां से लेना होगा। ऐसा करने के लिए हमें इन सारी समस्याओं पर बड़ी गहराई के साथ विचार करना होगा। इसे केवल राज्य सरकार पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा और हमारी अन्न की समस्या का स्थायी समाधान भी नहीं हो सकेगा। स्टॉप।